नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी बहुत वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अभी विपक्ष में है वो अभी से तैयारी में जुट जाना चाहती है और इसके लिए आरएसएस से उन्हें मदद चाहिए। जानकारों के मुताबिक पिछले चुनाव में बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह आरएसएस का रमन सरकार से दूरी बना लेना था और ऐसे में बीजेपी अब संघ पदाधिकारियों को मनाने की कवायद में जुटी है। लिहाजा संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस तंज कसने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब देखें कि कितना फायदा होता है। दोनों दलों में इस दौरे को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सवाल ये कि आखिर क्या वाकई में भागवत का कोई सीक्रेट मिशन है? इस पर दोनों पक्ष क्या राय रखते हैं, क्या बात कहते हैं? एक रूटीन के तौर पर दर्शाने वाले इस दौरे से बीजेपी को क्या मिल सकता है, इस पर भी बात करेंगे। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 15 और 16 अगस्त को भागवत रायपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मोहन भागवत के दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है। संघ से जुड़े लोग जहां इस दौरे को संगठन से जुड़ा मामला बताते हैं, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा कि संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ बीजेपी की गुटबाजी और आपसी खींचतान को निपटाने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने भागवत से अनुरोध किया कि रायपुर प्रवास के दौरान बीजेपी नेताओं से गोधन न्याय योजना के विरोधी रुख और बयानबाजी पर जरूर सवाल करें। तो हम उम्मीद करते हैं आरएसएस प्रमुख यहाँ आ रहे हैं, हमारी इस योजना के बारे में भी वो सार्वजनिक रूप से हमारी सरकार की प्रशंसा करें और इस योजना को पूरे देश में लागू करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को प्रेरित करें। 15 साल के रमन सिंह के शासनकाल में हजारों गायों की गौहत्या हुई। छत्तीसगढ़ में रोज एक किसान के आत्महत्या करने की और फांसी पे लटकने की घटनाएं होती थी और इन सारे मामलों का भाजपा ने लगातार इनका उपेक्षा की और आरएसएस भी इससे अनदेखा बना रहा। कांग्रेस के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि संघ के कार्यक्रम बीजेपी तय नहीं करती। साथ ही तंज कसा कि आखिर कांग्रेस भागवत के दौरे से इतना भयभीत क्यों है। हालांकि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मानते हैं कि भागवत के दौरे से बीजेपी को जरूर लाभ मिलेगा। उनके कार्यक्रम कोई हम लोग या बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता। वो एक विचारधारा को लेकर चलने वाला संगठन है और जो उनकी विचारधारा से मेलजोल रखने वाले संगठन हैं, उनको जो निर्देश देना होता है वो निर्देश वो देते हैं। शायद संघ के सरसंघ चालक जी का दौरा होने पर उनमें भय पैदा हो गया, इसलिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। आज हिंदुत्व को लेकर पूरे देश में अलग वातावरण है और वो माननीय सरसंघ चालक जी हैं जो हिंदुत्व को मतलब पोषित कर रहे हैं और उनका आना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभप्रद होगा। जाहिर है बीजेपी से जुड़े लोगों को मोहन भागवत के दौरे से काफी उम्मीदें हैं। दरअसल पार्टी जानती है कि अगले चुनाव तक माहौल बदलने में आरएसएस की मदद मिल जाए तो एक बार फिर सूबे में बीजेपी सरकार बन सकती है, खासकर जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। ऐसे में हिंदू समाज के बीच उनका दौरा सकारात्मक संदेश लेकर आएगा। हालांकि मोहन भागवत के सीक्रेट मिशन के तहत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ये तो केवल खुद भागवत ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि मोहन भागवत इस दौरे से संघ के प्रांत प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी को भी भविष्य के लिए मार्गदर्शन जरूर देंगे। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो हालांकि पहली बार नहीं होगा जब कभी भी भागवत आते हैं, संघ के किसी भी बड़े अधिकारी के दौरे होते हैं तो इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां की जाती हैं और अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। भले ही वो लगातार कहते रहें कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, लेकिन राजनीतिक दल और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी लाभ की उम्मीद हमेशा करती है और उनसे जुड़ी हुई है, किसी से छिपा नहीं है। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है तो कांग्रेस पर यह पलटवार हुआ है कि क्या और क्यों कांग्रेस पार्टी इतना भयभीत है।
हमारे साथ में दोनों पक्षों से दो बहुत ही समर्थ नेता जुड़े हुए हैं अपना अपना पक्ष रखने के लिए। राजेंद्र तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अब नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी की तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, मंचों पर देखते हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। और केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार और स्पष्ट वक्ता, प्रवक्ता और नेता। आप दोनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। तिवारी जी, पहला सवाल आपसे सीधा सीधा दो सवाल पूछ रहा हूं। पहला, क्या कांग्रेस भयभीत है संघ प्रमुख के आने से? दूसरा, गौवंश का मुद्दा उठाया, एक नेता कहते हैं कांग्रेस पार्टी के तारीफ करना चाहिए, दूसरे कहते हैं कि उपेक्षा संघ ने पिछली बार की और पिछली सरकार से दूरी बनाई। क्यों ऐसा लगता कांग्रेस को? पहली बात तो ये पुनीत जी, कांग्रेस क्यों भयभीत होगी? कांग्रेस तो यहाँ जबरदस्त शक्तिशाली है। 69 सीटों के साथ हम बैठे हैं। दोनों बाई इलेक्शन हम जीत चुके हैं। नगर पंचायत से लेकर के नगर निगम के चुनाव प्रचंड बहुमत से हम जीते हुए हैं। तो कांग्रेस के भयभीत होने का तो प्रश्न नहीं उठता। मगर एक प्रश्नवाचक चिन्ह मैं जरूर खड़ा करूंगा आपके सामने भी, थोड़ा पूछिएगा। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, जो जहां है वहीं रहे। सरकार कह रही है अत्यंत आवश्यक कार्य हो तब घर के बाहर कदम रखें। तो इस महाभयावह संक्रमण काल में कोरोना के सरसंघ चालक अपने लाव लश्कर के साथ में आए हुए हैं, तो वो इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर असामान्य स्थिति है, विद्रोह की स्थिति है, नाराजगी की स्थिति है, फूट की स्थिति है और लड़ाई झगड़ा चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। नहीं तो ये कोई समय है दौरा करने का। हालांकि उनके आने से मुझे तो दो एक बात, जैसा कि अभी हम सब के प्रिय और हम सब के आदरणीय रविंद्र चौबे जी ने एक बात कही कि उनको आकर के गोधन योजना का स्वागत करना चाहिए, जैसी उनकी यहाँ की शाखा ने स्वागत किया है। तो हम उनसे ये अपेक्षा भी रखेंगे। और एक बात पुनीत जी और मैं कहना चाहूंगा भागवत जी के बारे में, यद्यपि हमसे कुछ वैचारिक प्रबल मतभेद है उनके कुछ मुद्दों को लेकर के, संविधान को लेकर के, कभी व्याख्या करें केवल आरएसएस को लेकर के, तो मैं बताना चाहूंगा कि किन किन मुद्दों को लेकर के गंभीरतम मतभेद हैं हमारे। मगर मोहन भागवत जी एक बहुत बड़ी संस्था का संचालन करते हैं, जिसके हजारों की संख्या में, हो सकता है लाखों की संख्या में कार्यकर्ता हूं, स्वयंसेवक हों, तो कभी कभी उनको ये लगता है कि जनाभिव्यक्ति भी होनी चाहिए, लोगों की जो भावनाएं हैं उसको उद्धृत करना चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। और उसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि क्यों मैं उनके पक्ष में ये बात कह रहा हूं। जैसा गोधन योजना का उन्होंने स्वागत किया, उनकी संस्था ने यहाँ पर स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मोदी जी की सरकार को घेरने का प्रयास किया। मुझे उनका ये वक्तव्य बड़ा अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब युद्ध की स्थिति नहीं है, हम किसी देश से युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो सीमा पर हमारे जवान क्यों मारे जा रहे हैं? और ये जवान किसी एक सीमा पर नहीं, पाकिस्तान से तो हमारी दुश्मनी वहां आए दिन चलता रहता है, चीन के साथ हो, चाहे नेपाल के साथ हमारे 3 लोग मारे गए हों, उसको लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि इस तरह की भयावह स्थिति क्यों निर्मित हो रही है कि हमारे जवान सीमा पर मारे जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि कूटनीतिक मोर्चे में, वाक्य सुन लीजिए ना जी, नहीं, कूटनीतिक मोर्चे में हम पूरी तरह से असफल हो गए हैं। उनके कहने का आशय और उन्होंने जिस बात को उद्धृत किया वो ये था। क्या भागवत बीजेपी से नाराज हैं, आप ये कहना चाहते हैं? और क्या किसी सीक्रेट मिशन पर आपात स्थिति में आ रहे हैं? ये तो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है। नहीं तो इस कोरोना के महा संकट काल में आप हमको अपने स्टूडियो नहीं बुला रहे हैं, हम अपने घर से केवल बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। मैं अपने दफ्तर जा रहा हूं, जो मुझको नया काम दिया है आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, उस दायित्व के निर्वहन के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वो ग्रामोद्योग से संबंधित मामला है, जो उनकी अभिनव योजना है, जो उनकी महत्वाकांक्षा योजना है, उसकी पूर्ति के लिए मुझको तो वहां बैठना पड़ेगा। मगर सारे मापदंडों का पालन करते हुए, सारी सावधानी बरतते हुए मैं जा रहा हूं। नहीं तो सामान्यतः कोई अपने घर से बाहर नहीं जाता। मुख्यमंत्री जी के सारे दौरा कार्यक्रम, लगभग सभी मंत्रियों के दौरा कार्यक्रम स्थगित है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक। जी जी, ठीक है। केदारनाथ गुप्ता जी,
आप सुन रहे होंगे पूरी तरह से तिवारी जी को। दो सीधे सवाल यहाँ भी, क्या कोई सीक्रेट मिशन लेकर भागवत आ रहे हैं? क्या बीजेपी से नाराज हैं मोहन भागवत और इस परिस्थिति में भी उनको यहाँ आना पड़ रहा है? पहले तो राजेंद्र भैया का बड़ा लंबा वक्तव्य चला, छोटा सा कम समय रहता है, बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। पहले उनकी बातों का कुछ जवाब दे देता हूँ। ठीक। जब उनके पीएल पुनिया जी जो सिर्फ एक प्रदेश के प्रभारी हैं, वो निगम मंडल, जब कोरोना में खर्चा कम करना है सरकार कहती है, और निगम मंडल का गठन करने के लिए एक बार नहीं 5 बार आ गए, फिर भी नहीं कर पाए, तो असंतोष हमारे यहाँ है कि उनके यहाँ है, पहली बात। दूसरी बात कि वो पुनिया जी अगर कोरोना काल में यहाँ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास से वापिस जा रहे हैं, भोजन तक नहीं मिल रहा, होटल में जाके भोजन कर रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहा है, तो इनका क्या स्थिति है उसको तो ये जाने और समझे। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि कोरोना में भी ये पुनिया को बुलाते हैं और 4 बार 5 बार आने के बाद भी घोषणा नहीं कर पाते हैं और कहते हैं खर्चा बचाएंगे और प्रदेश का खर्चा बढ़ा रहे हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, राजेंद्र भैया बार बार ये कह रहे हैं कि चाइना में हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अरे पहले पाकिस्तान तो घर में घुस के मार गया, भूल गए 26/11, भूल गए गुजरात में और जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आते थे घर में घुसकर और बेगुनाह लोगों को बमों से उड़ाकर चले जाते थे, गोलियां मारकर छलनी कर देते थे। आज कोई घटना ऐसी घटी है क्या, मुझे बताएं? तो ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है, कैसी बात करते हैं? अरे देश भूला नहीं है और बहुत जल्दी भूलने वाला भी नहीं है। घर में घुस के मारा है पाकिस्तानियों ने, अब हिम्मत है तो आके दिखाएं। अब आपकी बात का जवाब देता हूं कि बहुत स्पष्ट है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और हम सबको बड़ा गर्व है। ये एक राष्ट्रवादी पार्टी और हमारी मातृ संस्था है, उसके मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहते हैं और कोई गुप्त एजेंडा नहीं होता। आरएसएस का बड़ा खुला एजेंडा है, राष्ट्रवाद एजेंडा है और राष्ट्रवाद के लिए वो काम करते हैं और पूरा जीवन निछावर कर देते हैं। और मुझे दुख हुआ कि एक राम मंदिर, इतनी बड़ी आवश्यकता, 500 वर्ष तक लड़ाई लड़ी जिसके लिए, उसमें माननीय मोहन भागवत जी शिरकत किए और माननीय मोदी जी शिरकत किए, वो वहां से यहाँ आ रहे हैं। ये कहते हैं राम कौशल्या के राम, कौशल्या के राम, ये कौशल प्रदेश, फिर भी स्वागत के एक शब्द नहीं निकले कांग्रेस के मुंह से कि अरे इतने बड़े नेता जो यहाँ छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, कौशल प्रदेश आ रहे हैं, भांजापुर राम को कहा जाता है तो कोई स्वागत कर दे कि आए, उनका स्वागत है। बस हर चीज में राजनीति। अरे भाई आखिर एक चाहते क्या है? हर व्यक्ति में राजनीति क्यों ढूंढते हैं? कुछ राष्ट्र सेवा के लिए संघ ये समर्पित है, उनका काम करते हैं, स्वागत करें, एक लाइन स्वागत की कहें और उल्टा कहते हैं हमारा स्वागत करें। अरे किया ना। और गोबर योजना की बात राजेंद्र भैया कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर खैरखुट गांव है छत्तीसगढ़ में, धरसीवा ब्लॉक में, वहां पिछले 6 महीने से गोबर खरीदा जा रहा है। ये मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना गोबर धन योजना, इसका बघेल जी ने यहाँ क्रियान्वयन किया, इसलिए संघ ने उसका स्वागत किया। और निश्चित रूप से केंद्र की योजना है गोबर खरीदने की योजना, उसको आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें स्वागत की कहाँ दिक्कत है? संघ ने स्वागत किया। ठीक है। 6 महीना पहले से खैरखुट गांव में गोबर खरीदा जा रहा है, क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को भाई? ठीक है, जब आपने इतना स्वीकार कर लिया केदार जी कि मातृ संस्था है, उनका मार्गदर्शन मिलता है, तो एक सवाल का हिस्सा ये भी था कि क्या वो मातृ संस्था और उनके प्रमुख यहाँ प्रदेश इकाई से किन्हीं बातों को लेकर नाराज हैं? पिछली सरकार में जो आप योजना बता रहे हैं कि आज चलाई है और आज उसका साधुवाद जब संस्था ने किया है, तो क्या पिछली सरकार उसे ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाई, इस बात की नाराजगी है? इस बात का भी उत्तर उतनी मुखरता से दे दें। अभी दे देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये योजना अभी लागू हुई है, ये जब दूसरी टर्म में सरकार आई और उसके बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना था और मोदी जी की योजना का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, खैरखुट गांव, धरसीवा ब्लॉक, रायपुर से 34 किलोमीटर, 6 महीने से गोबर की खरीदी हो रही है। ठीक बात है, लेकिन फिर एक छोटी सी बात आपको और याद दिलाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात याद दिलाऊं। पूर्व मंत्री ने गोवर्धन योजना के बारे में किस तरह की टिप्पणी की प्रदेश सरकार के और उस पर कितनी किरकिरी हुई, नाराजगी इनसे भी जुड़ी हो सकती है कि आप जो है चिन्ह बना देने की बात करते हैं, किसी योजना के लोगो लॉन्च के ऊपर आप किस तरह की चर्चाएं करते हैं। तो 15 अगस्त को शाम को मोहन भागवत आने वाले हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में उनके तय कार्यक्रम है, लेकिन इसको लेकर दोनों पक्षों में यानी कांग्रेस में और बीजेपी में बयानबाजी उसके पहले से शुरू हो चुकी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि क्यों डर रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है सीक्रेट मिशन पर आ रहे हैं।
राजेंद्र तिवारी जी, सीधा सवाल, जो केदारनाथ गुप्ता जी ने जिन बातों को रखा, एक तो आप उनका उत्तर दे दें, क्या पुरानी योजना या केंद्र के निर्देशों पर आपने योजना शुरू की, फिर क्यों चाहते हैं कि इसकी तारीफ की जाए? अच्छा, तो थोड़ा सबसे पहले मैं केदार की बात का जवाब देता हूं। जी, उन्हीं का प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने कहा कि बॉम्बे में आके अटैक किया और ये किया, पाकिस्तानी घुस गए बॉम्बे में, अटैक किया उन्होंने, दुनिया जगह में किया, बालाकोट में भी किया अभी कुछ दिन पहले, 9/11 को उन्होंने अमेरिका में भी किया था, ये जगविदित बात है। तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर। आतंकवादी हैं, आक्रमण करते रहते हैं और हम सब की जिम्मेदारी है कि उसे बचने का काम करें। मगर एक बात नहीं भूलना चाहिए, ये आधा पाकिस्तान है जो मोदी जी के संभाले नहीं संभल रहा है। इंदिरा जी ने इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 में। ये जो सिक्किम आज दिख रहा है भारत के पास, वो इंदिरा जी की देन है। 1974 में इंदिरा जी ने सिक्किम को अपने इसमें मिलाया था। तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देशभक्ति की बात कही अभी आप केदार ने, तो देशभक्ति की शिक्षा भैया हमको नहीं सिखाना यार, क्योंकि पूरी आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक, कम से कम आजादी की लड़ाई की ही बात कर लें तो आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का एक नेता 1 घंटे के लिए भी जेल नहीं गया है। और अगर बात करें, केदार जी जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, 30 नवंबर 1949 को जो ऑब्जर्वर में लेख लिखा था, इनका मुख पृष्ठ है वो, इनकी अभिव्यक्ति होती है उसमें जो लेख था उसके अनुसार ये कहा गया था आरएसएस के द्वारा कि इस देश में संविधान में मनुस्मृति को भी शामिल किया जाना चाहिए। और अगर केदार भाई मनुस्मृति शामिल कर लिया गया होता, वो तो महामना उस महान आत्मा को बड़ी कृपा, जिन्होंने हम सबको समान अधिकार दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने, अगर आरएसएस का बस चलता तो मनुस्मृति को शामिल कर लिए होते। और फिर मनुस्मृति को शामिल करते तो विप्रवंश की अति प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। मेरे सामने तो केदार गुप्ता जी बातें ही नहीं करते। बहुत सारी बात है, देशभक्ति के बारे में ना बात करें। 1950 से लेके 2002 तक आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था। 27 जुलाई 1950 को यह कहा था आपके पूज्य सावरकर जी ने कि यह तिरंगा किसी लायक नहीं है कि इसको फहराया जाए। जिस तिरंगे के लिए हम लोग अपने प्राणों की आहुति देते हैं, उसके लिए कहा था। केदार जी आपकी बातों का उत्तर देना चाह रहे हैं। एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए। और जब हम बात करते, हाँ नहीं, और भी सुन लीजिए ना, और भी सुन लीजिए। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि वो योजना फलाने की थी, ढकाने की थी। 15 साल तक एक्सप्रेस हाईवे बनाते रहे, केदार जी उत्तर दे, हाईवे बनाते रहे। जटरेवा के नाम पर वो जटरेवा के नाम पर 450 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया कि केदार जी उत्तर दे दें। बाड़ी से तेल मिलेगा, तब आपको ध्यान नहीं आया। तब तो आपके कार्यकर्ता जमीन में गाड़ दिया करते थे जिंदा गायों को, उनकी मांस मज्जा और हड्डी निकालने के लिए। जी केदार जी उत्तर दें। केदार जी। राजेंद्र भैया मुझसे सवाल पूछा है, मुझे समय दे, आप मुझसे बड़े हैं। केदार जी उत्तर दे दें। ज्यादा अनुभवी है। जब बच्चे को अवसर दिया है तो बच्चे को थोड़ा कहने दीजिए। अरे तो देना भाई, चुप तो हो गया हूं मैं। वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा हुई थी और देश का बच्चा जानता है जो वीर सावरकर जी को जानता है। और आप कहते हैं 1 घंटा जेल नहीं गए, इतना बड़ा सफेद झूठ कहते हैं आप। और आप कहते हैं कि अगर 9/11 अमेरिका में हुआ तो भारत में भी हो। वाह, ये कैसा हो सकता है? अब करके बताए कोई किस प्रकार से कर सकता है, कौन कर सकता है, तो हम उसका जवाब देंगे। ये देश अब स्वीकार करने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मेरे से जवाब दीजिएगा। जाते हैं तो क्या कांग्रेस उसको स्वीकार करती है? क्या कांग्रेस इस बात को स्वीकार करती है कि आतंकवादी है तो आए मारे और चले जाए? दूसरी बात, आप ये बात बताएं कि चाइना को कितनी जमीन नेहरू काल में दे दी गई? 25,000 वर्ग किलोमीटर। मैं छाती ठोक के कह रहा हूं कि भारत की 25,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया। उसका जवाब कौन देगा? और ये बात का जवाब दें, क्या आतंकवादी देश में घुसकर मारे? बात तो ये है कि सावरकर के बारे में उन्होंने कहा, वीर सावरकर, जिसको ये वीर शब्द कहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर, 1910 में उन्होंने एक किताब लिखी थी,
अब उसके इतिहास नहीं, में ये नहीं बताएं जाना उनको चाहूंगा, काला पानी की सजा हुई थी या नहीं हुई थी? 11 बार सर, माफी संक्षेप में मांगी फैक्ट्स उन्होंने। रखें। क्यों झूठ बोल 11 रहे हैं? बार माफी समय मांगी जो और है वो आखिरी बीत रहा बार है। जो माफी मांगी किस पुनीत कोशिश जी, में उन्होंने उसमें अपना ये जीवन लिखा था कि मैं बिताया? ब्रिटिश बताएं, साम्राज्य उस बात का जवाब भटका दें। हुआ अरे पुत्र देश हूँ, गलत इतिहास नहीं भटका हुआ जानेगा। पुत्र हूँ और देश उनको सही क्षमादान इतिहास दे। जानना चाहता और है। क्षमादान जवाब दे दिया। करके जब 1925 आपने में गलत बात क्यों वापस कही? आए तो उनको तनख्वाह के रूप में तनख्वाह में मेरे को जवाब दे। अब केदार सुनो थोड़ा सा, 1 तोला सोना प्रति माह उनको तनख्वाह मिला करती थी ब्रिटिश साम्राज्य में। मैं कह रहा हूँ इसलिए काला मिलती थी पानी ये की ब्रिटिश सजा साम्राज्य में उनको 1 तोला हुई थी कि नहीं, सोना। ये बताएं उन्होंने आप। जब उसको तनख्वाह बढ़ाने की बात मैं कही भी तो बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा मैं कि भी 1 तोला बताऊंगा। सोना जिसका सरदार दाम वल्लभ इस समय भाई पटेल 60,000 रुपए है प्रधानमंत्री करीब बनाना था। करीब। ये कहा कि इतनी मैं तो भी मेरी बताऊंगा। तनख्वाह नहीं मुझे भी है अवसर दीजिएगा कि जितना तनख्वाह आपको किसको तनख्वाह मिली, मिल रहा किसको है। मिला कांग्रेस ये को। कहा केदार जी और तिवारी जी, कलेक्टर। केदार जी और तिवारी उसके जी। बाद में लगातार मैं भी वो केदार जी बताऊंगा। तिवारी जी, हमारा जो मूल विषय है रहे। उसके बहुत ज्यादा इतिहास में हम चले गए हैं। मूल मुद्दा यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को बल प्रदान कर पाएंगे संघ प्रमुख, मुद्दा यह है। क्या वो किसी सीक्रेट मिशन को लेकर आ रहे हैं? क्या वे नाराज चल रहे हैं प्रदेश इकाई से? क्या जब पार्टी की प्रदेश इकाई का नेतृत्व करने वाले लीडर कहते हैं कि उनके आने से हमको लाभ मिलेगा तो इस बात से कांग्रेस पार्टी को कोई भय है? हम इन सवालों के उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहते थे। आप दोनों पक्षों को हमने सुनवाया कि क्या आप दोनों कहते हैं, लेकिन आप दोनों बहुत इतिहास के जानकार और पढ़ने वाले हैं, परंतु हम आज की परिस्थितियों पर बातचीत कर रहे थे और वक्त हमने पूरा आप लोगों को दिया कि आप अपना पक्ष रखें। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। जनता पर छोड़ते हैं कि और चूंकि अब वो आ रहे हैं तो फिर आने वाले वक्त में उनके दौरे से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स और उन पर बातचीत तो होती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।